चलिए बात करते हैं साल 1998 की। कैरिबियन के खूबसूरत नीले समंदर के बीचों बीच एक अमेरिकी अरबपति ने अपना एक प्राइवेट आइलैंड खरीदा। देखने में ये किसी जन्नत से कम नहीं था, एक सपनों की दुनिया जैसा। लेकिन बहुत जल्द यही द्वीप दुनिया के सबसे काले और गहरे राजों का अड्डा बनने वाला था। जरा सोचिए, 75 एकड़ में फैला एक प्राइवेट द्वीप, लिटिल सेंट जेम्स, सफेद रेत वाले खूबसूरत बीच, महल जैसा आलीशान बंगला, मेहमानों के लिए अलग अलग विला, चमचमाते स्विमिंग पूल्स और हाँ, एक प्राइवेट हेलीपैड भी। मतलब जो कुछ भी एक अमीर इंसान सोच सकता था, वो सब कुछ था वहां। लेकिन इस चकाचौंध के पीछे एक बहुत ही घिनौनी और खौफनाक सच्चाई छुपी हुई थी। जो लोग वहां आसपास रहते थे वो इसे एक दूसरे ही नाम से जानते थे, पीडोफाइल आइलैंड। ये वो जगह थी जहां 12 से 17 साल की नाबालिग लड़कियों को लाया जाता था और फिर उनका बेरहमी से यौन शोषण होता था। और जानते हैं इस कहानी को और भी ज्यादा चौंकाने वाली बात क्या बनाती है? वो लोग जो इस द्वीप पर आते थे, यहाँ दुनिया के सबसे ताकतवर और मशहूर लोग मेहमान बनकर आते थे। राजकुमार, राजनेता, बड़े बड़े वैज्ञानिक और हॉलीवुड के सितारे। और इन सब की मेजबानी करता था सिर्फ एक आदमी, जेफरी एप्स्टीन। और फिर जब लग रहा था कि अब सच सामने आने वाला है, तभी कहानी में एक ऐसा मोड़ आया जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। जेफरी एप्स्टीन अपनी जेल की कोठरी में मरा हुआ पाया गया। क्या यह आत्महत्या थी या कुछ और? कोई नहीं जानता। लेकिन उसकी मौत के साथ न जाने कितने राज हमेशा के लिए दफन हो गए। तो चलिए आज इन्हीं दफन हो चुके रहस्यों को परत दर परत खोलने की कोशिश करते हैं। तो इस पूरे मामले की जड़ें कहां से शुरू होती हैं? मजे की बात यह है कि इसकी शुरुआत उस द्वीप से नहीं हुई, बल्कि इसकी कहानी शुरू हुई 2005 में फ्लोरिडा से, जब एक 14 साल की लड़की ने पुलिस में एक शिकायत दर्ज कराई। पुलिस को बहुत जल्दी एहसास हो गया कि अरे ये कोई एक अकेला मामला नहीं है, ये एक चेन रिएक्शन की तरह था। हर एक पीड़िता उन्हें 2 और पीड़िताओं तक पहुंचा रही थी, और फिर वो 2 आगे 2 और तक। ये एक बहुत ही सोची समझी खतरनाक पिरामिड स्कीम थी। तो आखिर ये काम कैसे करता था? इसका तरीका बहुत ही ठंडा और क्रूर था। पहले एक लड़की को पैसों का लालच देकर फंसाया जाता, फिर उसका शोषण किया जाता, और उसके बाद उसी को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करके उसकी जान पहचान की दूसरी लड़कियों को जाल में फंसाया जाता था। और सोचिए, सिर्फ कुछ ही महीनों की जांच में पाम बीच पुलिस के सामने 35 पीड़िताओं के नाम आ चुके थे। 35। और ये तो बस शुरुआत थी। इस अपराध का जाल कितना बड़ा था, ये उसका बस एक छोटा सा इशारा था। अब देखिए, FBI के पास एक बहुत ही मजबूत केस था। 36 नाबालिग पीड़िताएं थीं। मतलब सबको लगा कि अब तो एप्स्टीन का बचना नामुमकिन है। लेकिन पर्दे के पीछे कुछ और ही खेल चल रहा था। और यहीं पर न्याय का एक तरह से मजाक बन गया। मियामी के फेडरल अटॉर्नी अलेक्जेंडर एकोस्टा ने एप्स्टीन के वकीलों के साथ एक सीक्रेट डील कर ली। जो गंभीर आरोप थे, जिन पर उम्र कैद हो सकती थी, उन्हें हटा दिया गया। और बदले में क्या? बस 2 छोटे मोटे आरोप। और सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि यह सब कुछ पीड़िताओं से पूरी तरह छिपाकर किया गया। और ये जो 18 महीने की सजा थी ना, वो भी सुन लीजिए। उसे जेल के एक प्राइवेट विंग में रखा गया। उसे अपने लग्जरी ऑफिस में काम करने के लिए दिन के 12 घंटे, हफ्ते में 6 दिन जेल से बाहर जाने की इजाजत थी। मतलब ये सजा थी या कोई लग्जरी वेकेशन? तो एप्स्टीन जेल से बाहर आ गया और सालों तक अपनी पुरानी जिंदगी जीता रहा। ऐसा लग रहा था कि यह केस अब हमेशा के लिए बंद हो चुका है। पर एक पत्रकार थी जो इस सच को दबने नहीं देना चाहती थी। ये पत्रकार थीं जूली के ब्राउन, मियामी हेराल्ड की। उन्होंने इस केस को छोड़ा नहीं, सालों तक सबूत जुटाए, पीड़ितों से बात की। और फिर 2018 में उनकी सीरीज परवर्जन ऑफ जस्टिस ने ऐसा हंगामा खड़ा किया कि इस बार पब्लिक का प्रेशर बहुत ज्यादा था। और आखिरकार जुलाई 2019 में जेफरी एप्स्टीन को दोबारा गिरफ्तार करना ही पड़ा। लेकिन इससे पहले कि न्याय मिलता, कहानी ने एक बार फिर करवट ली। 10 अगस्त 2019 एप्स्टीन अपनी जेल की कोठरी में मृत पाया गया। उसकी मौत ने सिर्फ न्याय की उम्मीदों को ही नहीं तोड़ा, बल्कि एक बहुत बड़ा राजनीतिक तूफान भी खड़ा कर दिया। अब लड़ाई एप्स्टीन के गुनाहों की नहीं रही, बल्कि उसकी सीक्रेट फाइलों की हो गई। और यहीं पर राजनीति की एंट्री होती है। स्रोत बताते हैं कि 2024 के काल्पनिक चुनावों के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने इन फाइलों को एक बड़ा मुद्दा बना दिया। वादा यह था कि अगर वो राष्ट्रपति बने तो सारी की सारी फाइलें पब्लिक कर दी जाएंगी। लेकिन हुआ क्या? चुनाव जीतने के बाद पूरा का पूरा रुख ही बदल गया। एकदम 180 डिग्री का यू टर्न।
प्रशासन की तरफ से कहा गया कि ऐसी कोई क्लाइंट लिस्ट है ही नहीं और खुद ट्रंप ने इसे एक धोखा और बोरिंग मामला बता दिया। अब जाहिर है इस यूटर्न से लोगों में बहुत गुस्सा था। प्रेशर इतना बड़ा कि दोनों पार्टियों को, डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स, दोनों को साथ आकर एक बिल पास करना पड़ा जिसमें फाइलों को पब्लिक करने की मांग थी। और सरकार ने फाइलें जारी तो की, लेकिन उनमें था क्या? ज्यादातर पन्नों पर बस काली स्याही, नाम और जरूरी जानकारी सब गायब। और मजे की बात देखिए, इन आधी अधूरी काट छांट वाली फाइलों से भी जो कुछ निकला ना, उसने ट्रंप के विरोधियों से ज्यादा खुद ट्रंप को ही मुश्किल में डाल दिया। ईमेल से ये सामने आया कि ट्रंप ने एप्स्टीन के बदनाम जेट पर सफर किया था और उन्हें वहां लड़कियों की मौजूदगी के बारे में पता था। पर क्या कहानी यही खत्म हो जाती है? बिल्कुल नहीं। जो अब तक सामने आया है वो तो समझ लीजिए कि बस आइसबर्ग का ऊपरी हिस्सा है। अंदाजा है कि अभी भी 10 लाख से ज्यादा डॉक्यूमेंट्स हैं जो बाहर नहीं आए हैं, जो कहीं तालों में बंद है। और यही बात हमें सबसे बड़े और सबसे अहम सवाल पर लाके खड़ा कर देती है। आखिर ये फाइलें बचा किसे रही हैं? कौन है वो लोग जिनके नाम उन 10 लाख से ज्यादा पन्नों में छिपे हुए हैं? जेफरी एप्स्टीन तो जा चुका है, लेकिन उसके राज वो आज भी जिंदा हैं। और ये सवाल कि उसके गुनाहों में और कौन-कौन शामिल था, शायद हमेशा एक सवाल ही बनकर रह जाएगा।